हेलो स्टूडेंट, जय हिंद। पिछले क्लास में हम लोग अम्ल के रासायनिक गुण पढ़े थे और उससे संबंधित एक बीच का टॉपिक आया था सूचक, इंडिकेटर, जो ये सूचना दे कि कौन पदार्थ अम्ल है कौन क्षार है। इसके बारे में पढ़े थे। इसके बाद अगला टॉपिक हम लोग का जो था, जहां से प्रारंभ करना था, वो था क्षार के रासायनिक गुण, भस्म के रासायनिक गुण। हेडिंग दिए थे आप, और पहला हेडिंग दिए थे धातु से अभिक्रिया। पहला समझिएगा, पिछले दिन हम लोग पढ़े थे जब अम्ल के रासायनिक गुण, तो पढ़े थे कि धातु से अभिक्रिया अम्ल का, कि कोई भी अम्ल है धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाता है। उसी तरह से लगभग क्षार का भी रासायनिक अभिक्रिया है कि क्षार जो है वो धातु से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन यह जो क्षार है ये सभी धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। अम्ल जो है वो मैक्सिमम धातु के साथ अभिक्रिया करता है। आपको थोड़ा बहुत यदि पता हो कि क्रियाशीलता श्रेणी के बारे में, तो हाइड्रोजन से नीचे छोड़ करके बाकी सभी ऊपर वाले धातु से जो अम्ल है अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लेकिन जो क्षार है वो सभी धातु से अभिक्रिया नहीं करता। अभिक्रिया करके वही बनाता है लवण और हाइड्रोजन गैस, लेकिन सभी धातुओं से अभिक्रिया नहीं करती हैं। कुछ प्रमुख धातु 2, 3, 4 की संख्या में उसी से अभिक्रिया करता है, जैसे एल्युमिनियम से, जिंक से, टीन से, एसेन, ये सबसे केवल अभिक्रिया करता है। चलिए लिखिए, डैश देके लिखना है। क्षार कुछ धातुओं से अभिक्रिया कर लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। लवण तथा हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल है, क्षार है NaOH। मान लीजिए धातु से अभिक्रिया किया जिंक से, Zn, तो क्या रिएक्शन लिखेंगे? लवण इसका बनता है, थोड़ा अलग लवण है, ZnO2। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट, नाम याद रखेंगे, सोडियम जिंकेट नाम है इसका, जिंकेट, सोडियम जिंकेट है ये। प्लस H2 गैस। पहला रिएक्शन ये है। सोडियम जिंकेट आपको पहली बार आया है, रेडिकल है जिंकेट, वो आपको याद रखना है उसको अच्छे तरीके से। इसके बाद एल्युमिनियम से अभिक्रिया देखिए, एल्युमिनियम से भी अभिक्रिया करता है, NaOH है, एल्युमिनियम से अभिक्रिया करेगा, क्षार है धातु से अभिक्रिया करेगा, तो बनता है सोडियम एल्यूमिनेट। इसका जो नाम है वो क्या है? सोडियम एल्यूमिनेट। एल्यूमिनेट, सोडियम एल्यूमिनेट है ये। सभी ये इनऑर्गेनिक अभिक्रिया है, अकार्बनिक रिएक्शन है ये। इसके बारे में आपको एक चीज जानना होगा, प्रोडक्ट सब पता नहीं चलेगा कि ये प्रोडक्ट ये कहां से बन गया, ये कहां से बन गया, ऐसा नहीं होता है। सभी इनऑर्गेनिक रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये सब प्रोडक्ट नहीं संभव है समझना। कुछ कुछ को याद करना पड़ता है, वो आपको धीरे धीरे बातें आगे समझ में आएंगी। जैसे इससे पहले बता रहे थे तो कुछ क्लियर हो रहा था। पिछले क्लास में से धातु और धातु का अभिक्रिया बतलाए थे, या उससे पहले जब अम्ल का रासायनिक गुण पढ़ रहे थे तो धातु के साथ अभिक्रिया तो क्लियर था कि वहां जो लवण बनेगा वो धातु का धनात्मक मूलक, जो धातु है सो, और अम्ल का ऋणात्मक मूलक से विक्रिया करके लवण बना देगा। वो सिंपल बात था। यहाँ वैसा नहीं है, हर एक जगह वैसा सिंपल बात समझ में आपको नहीं आएगा। कुछ कुछ रिएक्शन को याद ही करना पड़ता है। जो याद नहीं करना पड़ता है, जो नियम होता है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब 12th 11th क्लास में जाएंगे तो सीखेंगे। चलिए, पहला हो गया ये। दूसरा लिखना है आपको, दूसरा लिखना है अम्ल से विक्रिया। क्या लिखना है? अम्ल से विक्रिया। पिछले क्लास हम लोग जब अम्ल का गुण पढ़ रहे थे तो लिखे थे क्षार से विक्रिया। देखिए, अम्ल क्षार से विक्रिया करे या क्षार अम्ल से विक्रिया करे, दोनों सेम बात है, और दोनों में एक ही प्रोडक्ट बनता है। क्या होगा? तो लवण तथा जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण तथा जल। और
इसी अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये पिछला दिन भी आया था, सेम बात है। कोई अम्ल क्षार से अभिक्रिया करे या क्षार अम्ल से अभिक्रिया करे, दोनों सेम बात है। दोनों परिस्थिति में लवण तथा जल ही बनता है और इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और क्यों कहते हैं इसका भी चर्चा किए थे। इसलिए कहते हैं कि लवण तथा जल जो बनता है वो दोनों उदासीन होता है, न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय होता है। अर्थात अम्ल और क्षार जो है वो दोनों आपस में अभिक्रिया करके एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, एक दूसरे के गुण को समाप्त कर देते हैं, इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाता है। टेस्ट देख लिखिए, क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर, क्षार के बाद कॉमा दे देंगे, क्षार अम्ल से अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण तथा जल का निर्माण करता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, क्षार है ये, प्लस अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है HCl से, क्या बनाएगा? लवण। देखिए इसमें सिंपल बात आप भी समझ सकते हैं कैसे प्रोडक्ट बन रहा है। जो द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़े थे ना, वही हो रहा है। इसका ऋणात्मक मूलक किसके धनात्मक के साथ बनेगा, तो क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड NaCl। नहीं समझ में आया? देखिए इसको तोड़ेंगे तो पहले Na+OH-, इसको तोड़ेंगे H, हाइड्रोजन क्लोराइड है ये, हाइड्रोजन मूलक H+, क्लोराइड Cl-, तो ये चल जाएगा Na+ इसके साथ और इसका प्लस माइनस के साथ एक्सचेंज हो गया। रेडिकल जो था वो एक्सचेंज हो गया, तो OH और H+ करके H2 बना लेगा। अभी HCl बन गया। ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण होगा। इसको एग्जाम्पल आपको लिख लेना है। चलिए ये हो गया दूसरा रासायनिक गुण। तीसरा लिखना है। तीसरा लिखिए, देखिए तीसरा लिखना है, अधातु के ऑक्साइड से विक्रिया। अधातु के ऑक्साइड से अभिक्रिया। देखिएगा ये तीसरा रासायनिक गुण हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए पिछले क्लास में चर्चा किए थे, अधातु का ऑक्साइड मतलब अधातु हो और उसके साथ ऑक्सीजन हो, ये अधातु का ऑक्साइड है। कार्बन अधातु, ऑक्सीजन है तो अधातु का ऑक्साइड। सल्फर अधातु, ऑक्सीजन अधातु का ऑक्साइड। पिछले लेक्चर में आपको चर्चा किए थे कि अधातु के जो ऑक्साइड हो अम्लीय होते हैं, और जो धातु के ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड हो, सोडियम ऑक्साइड हो, ये सब के सब क्या होते हैं? क्षारीय होते हैं, भास्मिक होते हैं। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय है, ये क्या है? ये अम्लीय है, मतलब एक तरह का अम्ल जैसा व्यवहार करेगा। और जब इससे क्षार का विक्रिया कराएंगे, मतलब क्षार से अधातु का ऑक्साइड का विक्रिया होगा, तो विक्रिया क्या क्या के बीच हो गया? अम्ल और क्षार के बीच। और जब अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया करता है तो क्या बनता है? लवण और जल, जिसको उदासीनीकरण भी पढ़े। तो इसीलिए आपको समझना है कि अधातु का ऑक्साइड यदि क्षार से विक्रिया करेगा या धातु का ऑक्साइड अम्ल से विक्रिया करेगा, वो भी दोनों सेम बात होगा, लवण तथा जल बनेगा। वो इसीलिए कि अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया हो रहा है, उदासीनीकरण अभिक्रिया हो रहा है। जैसे कि लिखिए, कोई क्षार अधातु के ऑक्साइड से विक्रिया कर, अधातु के ऑक्साइड से विक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण तथा जल का निर्माण करता है। लवण तथा जल का निर्माण करता है। क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। क्योंकि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए
अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं, इसलिए यह विक्रिया अम्ल तथा क्षार के बीच होने के कारण उदासीनीकरण विक्रिया हो जाती है। उदासीनीकरण विक्रिया हो जाती है। चलिए देखिएगा एग्जाम्पल। क्षार ले लिया, मान लीजिए NaOH नहीं प्लस क्या लेना है हम लोग को, धातु अधातु का ऑक्साइड, वही ना लिए होता है, अधातु ऑक्साइड ले लिए CO2, क्या बनेगा, बनेगा CaCO3 और प्लस H2O, CaCO3 प्लस H2O। लिख लिए। चलिए नेक्स्ट लिखना है चौथा। तीसरा रासायनिक गुण था, चौथा आपको लिखना है। चौथा वही लिखना है, डायरेक्ट लिखिए चौथा 4 नंबर। क्षार के विलयन लाल लिटमस पत्र को नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। नीले रंग में परिवर्तित कर देते हैं। चलिए पिछले क्लास में हम लोग लिटमस पत्र के बारे में पढ़े थे, क्या होता है लिटमस पत्र, कैसे बनता है। 2 तरह का होता है, लाल और नीला। जो नीला है वो अम्ल में रंग परिवर्तन देता है, और जो लाल है वो क्षार में रंग परिवर्तन देता है। मतलब लाल वाला कहीं परिवर्तित हो रहा है नीला में, तो समझना है कि जिस विलयन में डुबोए हैं वो विलयन क्षारीय है। और यदि नीला से लाल हो गया, कोई नीला लिटमस पत्र था डुबोए और लाल हो गया, तो समझना है कि जिस विलयन में उसको डुबोए हैं वो कैसा विलयन है, अम्लीय विलयन है। ये समझना होता है। अब आप देखिए इतना तक क्लियर हो गया, रासायनिक गुण समाप्त हो गया। इसका 4 ही पढ़ना था। अम्ल क्षार का रासायनिक गुण हम लोग पढ़ लिए, लेकिन लिटमस पत्र के बारे में थोड़ा बहुत पिछले क्लास में चर्चा किए थे, या पूरे सूचक के बारे में थोड़ा बहुत और हम यहाँ चर्चा करेंगे टेबल बना करके, कि किस सूचक का किस विलयन में कैसा से कैसा रंग परिवर्तित होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे ना। टेबल देखिएगा, हेडिंग देना है आपको। चलिए आप लोग को हेडिंग देना है, विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न सूचकों का रंग परिवर्तन। ये हेडिंग देना है आपको, विभिन्न पदार्थों में भिन्न भिन्न सूचकों का रंग परिवर्तन। इससे हम लोग ये सीखेंगे कि कौन कौन से पदार्थ का रंग कैसा होता है, जब किस विलयन में डालेंगे तो किस सूचक का, सो सीखेंगे। चलिए इधर पदार्थ का है, अम्लीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ है। इधर सूचक है, सूचक में लाल लिटमस पत्र है, नीला लिटमस पत्र है, फेनोल्फ्थलीन है जो रंगहीन होता है, मिथाइल ऑरेंज है जो नारंगी होता है। यहाँ रंग नहीं लिखे क्योंकि स्पष्ट है, लाल लिटमस पत्र मतलब लाल ही होता है, नीला होता है। फेनोल्फ्थलीन जो है वो रंगहीन होता है, और मिथाइल ऑरेंज नारंगी है। फेनोल्फ्थलीन का नाम तुम लोग को बार बार नहीं पढ़ना है, मुंह टेढ़ा हो जाएगा। हमको तो टेढ़ा हो जाए, सोझा हो जाए, कोई मतलब नहीं है। तुम लोग अभी धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, मुंह सुंदर रहना चाहिए, ज्यादा नहीं पढ़ना है, एक के बार देख लेना केवल। तो हम लोग अब ये सीखेंगे कि लाल लिटमस पत्र यदि रहेगा और उसको अम्लीय विलयन में डालेंगे, या लाल लिटमस पत्र है हम लोग को बताना है, हमारे पास है, तो क्या वो क्या क्या हो सकता है, किसके साथ क्या परिवर्तन होगा, सो सीखना है। जैसे देखिए अम्लीय विलयन था, हम लोग को लाल लिटमस पत्र मिला, तो लाल मिला, अब इसमें डालें अम्लीय में, तो ये लाल लिटमस पत्र है और अम्लीय विलयन में डाले हैं, तो क्या रंग परिवर्तन होगा? नहीं, रंग परिवर्तन होगा। लाल लिटमस पत्र का रंग परिवर्तन कब होता है? जब क्षारीय विलयन होता है, तब वो लाल से नीला में हो जाता है। तो कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे केवल डैश दे देंगे।
जब नीला लिटमस पत्र इसमें डालेंगे तो परिवर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो लाल रंग हम लोग को प्रतीत होगा। क्या होगा? जो लिटमस पत्र होगा वो नीला से कैसा हो जाएगा? लाल रंग हो जाएगा। ठीक है, लाल रंग में परिवर्तन हो जाता है। अब इसी को जब इसी अम्लीय विलयन में अब फेनोलेफ्थलीन को डालेंगे, जो पहले से रंगहीन था, कोई उसका रंग नहीं था, और उसको डालेंगे तो उसमें भी कोई रंग में परिवर्तन नहीं होगा। अब एक बात और समझना है कि जैसे हम लोग को अम्लीय विलयन था, लाल लिटमस पत्र लिए और उसमें डाल दिए, कोई रंग परिवर्तन नहीं हुआ, तो क्या पता होगा कौन सा विलयन है? तो ये पता होगा कि या तो उदासीन है या अम्लीय है। अच्छे से बात को समझना है। जैसे अम्लीय विलयन था, हम लोग को लाल लिटमस पत्र मिला, लाल लिटमस पत्र लेकर के और उसमें डालें, किसमें? जो अम्लीय था, तो रंग परिवर्तन तो होगा नहीं। तो रंग परिवर्तन है तो क्या सूचना मिला? इस सूचक था ना, तो क्या सूचना दिया? तो सूचना ये दिया कि ये विलयन या तो अम्लीय है या उदासीन है। अब अम्लीय है या उदासीन है ये कहां से पता चलेगा? तो ये नीला लिटमस पत्र से, नीला लिटमस पत्र रहेगा, उसमें डालेंगे तो वो लाल में परिवर्तित हो जाएगा। तो क्लियर हो गया कि उदासीन नहीं था, कैसा था? अम्लीय था। ऐसे क्लियर होता है। अब जब इसी अम्लीय में मिथाइल ऑरेंज को हम लोग डालते हैं, जो पहले से नारंगी कलर का था, तो वो भी कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। चलिए, ये रंग परिवर्तन आपको याद रखना है। अब क्षार पर चलते हैं। क्षारीय विलयन कोई रहेगा, लाल लिटमस पत्र उसमें डालें, तो जैसे ही लाल लिटमस पत्र डालेंगे तो ये जो क्षारीय विलयन है ये हो जाएगा, जो लाल लिटमस पत्र था वो नीला रंग में परिवर्तित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? नीला रंग में। इसका मतलब ये है कि कैसा पदार्थ है? क्षारीय पदार्थ है। कौन? जो जिस विलयन में हम लोग लाल लिटमस पत्र को डालेंगे वो नीला हो जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि कैसा विलयन है? क्षारीय विलयन है। अब इसी में समझिए, जब नीला लिटमस पत्र को डालेंगे तो क्या होगा? नीला को डालेंगे हम लोग इसमें, तो उसका जो रंग है वो हो जाएगा आपका कोई रंग परिवर्तन नहीं होगा। पढ़े थे ना? नीला लिटमस पत्र अभिक्रिया किससे करता है? केवल अम्लीय से। अम्लीय में लाल हो गया। जब इसको क्षारीय विलयन में डालेंगे तो कोई अभिक्रिया नहीं होगा। या दूसरे तरीके से ऐसे समझेंगे कि कोई विलयन हम लोग को मिला था और उसमें नीला लिटमस पत्र डाले तो रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो भी सूचना एक प्राप्त हुआ। क्या सूचना प्राप्त हुआ? विलयन जो है वो अम्लीय नहीं है। मतलब क्या है? या तो क्षारीय है या उदासीन है। ये क्लियर होगा। फेनोलेफ्थलीन जो है वो उसको जो रंगहीन है, इसको यदि हम लोग क्षारीय विलयन में डालेंगे तो ये गुलाबी रंग में परिवर्तित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? गुलाबी में। ये गुलाबी रंग देता है। कब? जब फेनोलेफ्थलीन को हम लोग क्षारीय विलयन में डालेंगे तब। और जब इसको हम लोग मिथाइल ऑरेंज को डालेंगे क्षारीय विलयन में तो ये पीला हो जाता है। कैसा हो जाता है? पीला रंग में परिवर्तित हो जाता है। ऐसे आपको याद रखना है। चलिए, ये टेबल आपको अच्छे तरीके से बना लेना है और फिर इसको बना करके और 2-3 बार देखिएगा, समझिएगा, याद कीजिएगा कौन सा सूचक किस विलयन में कैसा रंग देता है। ये इससे क्लियर होगा। चलिए, आप आगे टॉपिक देना है। चलिए, हेडिंग दीजिएगा आप लोग, कुछ प्राकृतिक अम्ल तथा उनका स्रोत। देखो, लॉकडाउन है ना, तो कुछ हम लोग का वरदान मिल गया है। अब देखो कि इतना कुछ हुआ, ऐसे किए बोर्ड पे पूरा लिखा हुआ आ गया। ये वरदान मिला है हम लोग को। नहीं तो ऐसे वीडियो में लिखते लिखते तो बहुत लेट ना हो जाएगा। इसलिए हेडिंग बोले कि हेडिंग दीजिए, तब तो कि हाँ देखो हेडिंग दिला गया। दिला है कि नहीं दिला गया? हाँ, तो ये हम लोग का वरदान मिला है छुट्टी के दौरान कि आप कुछ कहिए बोर्ड पर लिखा जाएगा। मतलब मन में सोच लीजिए लिखा जाएगा, ऐसा है। चलिए, हेडिंग देना है कुछ प्राकृतिक अम्ल तथा उनका स्रोत। कि कुछ कौन कौन से कुछ प्राकृतिक अम्ल है ये सब। नहीं, प्राकृतिक अम्ल का भी नहीं है। प्राकृतिक अम्ल ये सब जो प्राकृतिक कुछ स्रोत हैं, सिरका है जो प्रकृति में पाया जाता है, संतरा है, इमली है, टमाटर है, दही है, इस समय कौन कौन सा अम्ल पाया जाता है उसके बारे में पढ़ना था। पहला सिरका है। सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, याद रखना है आपको। इसके बाद संतरा या नींबू। संतरा या नींबू दोनों में एक ही अम्ल पाया जाता है, थोड़ा खट्टा टाइप है। अच्छा, जितना भी ये पदार्थ है
ये सब थोड़ा बहुत खट्टा होता है, इसीलिए तो हम लिए हैं। ये सब जो है मतलब जितना भी इसमें इसीलिए अम्ल पाया जाता है क्योंकि ये सभी थोड़ा बहुत खट्टा होता ही है, इसीलिए इसमें अम्ल पाया जाता है। तो जो संतरा और नींबू है वो भी क्या होता है, खट्टा होता है, और उसमें जो है सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। इमली है, इमली का नाम सुने कुछ प्रोसेस शुरू होने लगा। इमली भी खट्टा होता है, खूब बढ़िया खट्टा होता है। इसमें अम्ल पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल नहीं, टार्टरिक अम्ल। टमाटर है, टमाटर कैसा होता है, टमाटर में आपको ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, ऑक्जेलिक, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। दही, दही में कौन सा अम्ल, दही में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नहीं, इसके बाद है चींटी या नेटल के डंक। चींटी समझ रहे हैं, जो लाल चींटी होता है ना, उसमें लाल चींटी को आप ऐसे मसलिए, उसको स्वाद लेके देखिए, खट्टा होगा, देखना है, ऐसा चेक करना है। या जो बड़ा वाला जो आम के पौधा पर होता है जिसको मट्टा बोलते हैं, उसमें भी खूब अम्ल पाया जाता है, बहुत स्वादिष्ट होता है वो बाहर का जो नेपाल वाला जगह है वहां पर, पहाड़ी इलाका, वहां पे बहुत प्रसिद्ध नाश्ता है, बहुत महंगा होता है, 5 स्टार होटल में चलता है, रेस्टोरेंट में चलता है। पूरा वैसे ही जो बंधा हुआ रहता है ना, उसमें से उसको ले जा करके पौधा पर वैसे नहीं, उन लोग अपना रहने के लिए घोंसला बनाता है मट्टा लोग, लाल वाला, वो पूरा वैसे कबाड़ करके और ले जाकर उसको डायरेक्ट ऐसे तेल, गर्म तेल में गिरा दिया जाता है, मतलब केवल मट्टा को, और वो उसको फिर छान लिए और उसमें फिर थोड़ा बहुत नमक वगैरह मसाला डाल करके, बहुत अच्छा मतलब हाई क्वालिटी का नाश्ता होता है वो। तो जो चींटी है वो चींटी मतलब लाल चींटी है, वो भी आ गया उसमें। और नेटल एक पौधा होता है, पिछले क्लास में चर्चा किए थे, सॉरी पहला चैप्टर में आपको चर्चा किए थे। नेटल एक पौधा है जिसमें के डंक में आपको पाया जाता है ये अम्ल। कौन सा अम्ल होता है इसमें, 2 नाम है, आयुर्वेदी नाम बोलेंगे तो मिथेनोइक अम्ल, और एक सामान्य नाम उसका होता है, कॉमन नेम, और वो नाम है इसका फॉर्मिक अम्ल। क्या नाम है, फॉर्मिक अम्ल। तो ये दोनों में चींटी का डंक हो या नेटल, नेटल एक पौधा है जिससे रोमा टाइप का पतला पतला होता है, आप उसके संपर्क में जब पूरा खुजली होने लगेगा तो वो फॉर्मिक अम्ल होता है। दोनों नाम लिख दे रहे हैं, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, या इसी को बोलते हैं मिथेनोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, मिथेनोइक अम्ल, मिथेनोइक अम्ल। अगला है प्याज या आंवला। आंवला समझते हैं ना, प्याज या आंवला, इसमें पाया जाता है एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक, एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। और जो सेव है इसमें मेलिक अम्ल पाया जाता है, मैलिक अम्ल। ये आपको टेबल भी बहुत इंपोर्टेंट है, प्रश्न कई बार पूछता है आगे, जब आप जनरल कंपटीशन वगैरह का एग्जाम दीजिएगा उसमें भी आएगा कि किस पदार्थ में कौन सा अम्ल, ऐसे पूछा लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ऐसे तो ये आपको याद रखना है। अच्छे तरीके से लिखिए इसको और याद कीजिए, इसमें तो बहुत कुछ समझना नहीं है, डायरेक्ट याद करना है कौन सा पदार्थ में कौन अम्ल पाया जाता है। चलिए इसको लिखिए, चलिए ये आपको लिख लेना है। आगे हेडिंग दीजिएगा, कुछ परिभाषिक शब्द पढ़ेंगे 3-4 ठो, उसके बारे में पढ़ना है। पहला हेडिंग देना है आपको तनु अम्ल। 2 तरह के अम्ल होते हैं, तनु अम्ल, तनु अम्ल, डाइल्यूट एसिड। हेडिंग देना है तनु अम्ल। देखिए तनु अम्ल क्या है, जैसे जब हम लोग विलयन बनाते हैं, अम्लीय विलयन, मतलब जल में अम्ल को डालते हैं तो उसको अम्लीय विलयन कहते हैं, या अम्ल का जलीय विलयन कहते हैं। आप समझिएगा, जब जल में हम लोग अम्ल को डाल रहे हैं तो
तो यदि बहुत अधिक मात्रा में ये अम्ल डाल दें, मतलब जल के रिस्पेक्ट में अम्ल की मात्रा बहुत कम नहीं हो, अपेक्षाकृत अधिक हो, मतलब जल से अधिक नहीं हो लेकिन बहुत कम नहीं हो, तो उसको हम लोग ऐसा, आपको तनु और सांद्र दो टर्म होता है। सांद्र का मतलब गाढ़ा है, तनु का मतलब पतला है। जैसे घर में दाल बनता है तो पहले ले लिया जाता है पानी, उसमें दाल का कुछ अंश डाला जाता है। अब आपको पतला दाल बनाना है या पतला दाल हो गया, इसका मतलब क्या होगा कि आपको पानी अधिक और दाल की मात्रा को बहुत कम लेना होगा। जब उस स्थिति में तो दाल बनेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, पतला बोलेंगे, उसी को तनु कहते हैं। और यदि गाढ़ा बनाना है तो गाढ़ा बनाना है तो पानी अपेक्षाकृत कम और दाल थोड़ा अधिक लेंगे तो गाढ़ा तैयार होगा, उसी को सांद्र बोलते हैं। सिंपल बात आपको समझ में आ गया। चलिए डैश देके लिखिए। अम्ल का वैसा जलीय विलयन, अम्ल का वैसा जलीय विलयन, अम्ल का वैसा जलीय विलयन जिसमें, अम्ल का वैसा जलीय विलयन जिसमें लिखिए, चलिए लिखिए, अम्ल का वैसा जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, सॉरी तनु विलयन बोल रहे थे ना, अपेक्षाकृत कम हो लिखना है। अम्ल का जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत कम हो, कॉमा, तनु विलयन कहलाता है, तनु विलयन कहलाता है। आगे फिर हेडिंग देना है सांद्र अम्ल। क्या हेडिंग देना है, सांद्र अम्ल, कंसंट्रेटेड एसिड। डैश देख लिखिए, वैसा अम्ल का जलीय विलयन जिसमें अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, अम्ल की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक हो, कोमा, सांद्र अम्ल कहलाता है, सांद्र अम्ल कहलाता है। चलिए ये हो गया। इसी तरह से आपको तनु अम्ल, सॉरी तनु क्षार, तनु क्षार और सांद्र क्षार, सांद्र क्षार, ये आपको दो लिखना होमवर्क रहेगा। 3 होमवर्क है। पहला कि आपको ये लिखना है जिस तरह से ये है, बस वही हो जाएगा। अपेक्षाकृत क्षार की मात्रा कम हो तो तनु तनु क्षार कहलाएगा, और अम्ल जब क्षार की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होगी तो क्या कहलाएगा, सांद्र क्षार कहलाएगा। ये आपको अपने से लिख लेना है। पहला होमवर्क ये है। दूसरा होमवर्क ये है कि दोनों टेबल आपको याद कर लेना है। और तीसरा होमवर्क ये है आपको कि अम्ल तथा क्षार में अंतर लिखना है रासायनिक गुण के आधार पर। अम्ल तथा क्षार में रासायनिक गुण के आधार पर क्या लिखना है, अंतर लिखना है। चलिए याद रहेगा आपको ना। ये 3 होमवर्क है, तीनों, बाकी 2 सुनने वाला है। टेबल जो था वो तो आपको याद है या नहीं है तो बाद में चेक किया जाएगा, लेकिन आपको ये कॉपी पर अभी लिख लेना है, क्योंकि जब हम पढ़ाएंगे तो नोट कॉपी पर ये देखेंगे ये लिखा हुआ और अम्ल क्षार में अंतर किसके आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पर। ये आपका कॉपी चेक करेंगे, वहीं पे होना चाहिए। तो इसलिए आपको लिख लेना है बैठ के अच्छे से, और बाकी लिख करके अच्छे से याद कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, और फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। धन्यवाद।